हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मेसी व्यूज़। आप लोगों का स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपको, जैसे कि मेरा चैनल है फार्मेसी को डेडिकेटेड, तो मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फार्मेसी में। मैंने बायोटेक से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया है। तो और मैं एज ए वर्किंग फार्मासिस्ट हूँ गवर्नमेंट ऑफ एमपी में। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप यदि एस्पायर कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम आपको ग्रुप 5 का यदि निकालना है, तो उसका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा, और उसके क्वेश्चन पेपर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी आज देना चाहता हूँ। कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आगे भी मैं इस तरह के पूरी सीरीज लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में, ये हमारा जनरली फार्मासिस्ट का सिलेबस है। इसमें जनरली दो तरह के ग्रुप 5 पीबी में दो तरह के पेपर रहते हैं। एक तो टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, और एक नॉन टेक्निकल भी रहते हैं। तो जनरली ऐसा रहता है कि 100 मार्क्स का पेपर रहता है। उसमें से आपके 25 मार्क्स के आपके नॉन टेक्निकल रहेगा और 75 मार्क्स के आपके टेक्निकल रहेंगे। तो नॉन टेक्निकल में वही 4-5 क्वेश्चंस मैथ्स के रहते हैं, और नॉर्मली जीके वगैरह या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी जीके वगैरह रहते हैं। बाकी 75% आपका रहता है टेक्निकल, तो उसमें आपका जैसे फार्मेसी आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा उसका सिलेबस। तो सिलेबस थोड़ा सा इसमें एक्चुअली है तो पूरा फार्मेसी ही, लेकिन थोड़ा सा इसने इसको एक तरह से क्रिस्प करने की कोशिश करा है। तो अपन देखते हैं इसमें। तो पहले नंबर पे फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में वही अपने को जितने भी, एक तो टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो भी टेक्निक्स यूज होती हैं दुनिया भर में, जो भी डोजेस फॉर्म है उनको बनाने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल, और उसके अलावा जो भी डोजेस फॉर्म वगैरह हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो मेनली आपको इसमें टैबलेट, कैप्सूल और इमल्सन सस्पेंशन और जो भी इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म है उनको आपको स्टडी करना है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीरा वैक्सीन टॉक्साइड्स, ये तो इन और ये डिसइंफेक्शंस, और ये जो माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा सा भी पोर्शन इसमें आ जाता है फार्मास्यूटिक्स में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा इसका सिलेबस। आगे हम देखते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री आप जो भी कोर्स में पढ़ते हैं, यदि वो आपको याद रहे तो अच्छा है, यदि नहीं याद रहे तो बहुत टफ है इसको तो मतलब मुश्किल है याद करना। इसलिए यदि आपने क्लासरूम में पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा नहीं है, इसको स्किप भी किया जा सकता है। इसमें कुछ कुछ पोर्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंटीडोट्स वगैरह जैसे हैं, ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, और इसके अलावा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स थोड़े बहुत, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं इसको। उसके अलावा आया कोग्नोसी नेक्स्ट। तो कोग्नोसी में आपको मैं दिखाता हूँ। फार्माकोग्नोसी में बहुत सारे क्रूड ड्रग्स हैं। तो जनरली जो भी अपने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जितने भी जैसे इंपॉर्टेंट जो भी ड्रग्स हैं उनके आने के चांसेस रहते हैं जनरली, उनके बायोलॉजिकल सोर्स या फिर केमिकल नेम, तो वो सब आ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, और इसमें जो भी जो जो केवल दिए गए हैं केवल उन पर ही फोकस करना है, बहुत सारे कंपाउंड को याद नहीं करना है। तो जो इसमें दिए गए हैं उन्हीं को इसमें आपको फोकस करना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेना वगैरह हो गए, नीम, करकुमा, वसाका एक्सेट्रा, तो इन लोगों को फोकस करना है चीज़ों पे। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी डिसीज हो रहे हैं, जो भी बायोकेमिकल पाथवे वगैरह के सही से काम ना करने की वजह से जो डिसीजेस हो रहे हैं उस पर अपन को फोकस करना, उनको याद रखना है। मल्टीविटामिन्स वगैरह जो भी हैं उनके रोल्स क्या क्या हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जनरली ब्लड ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड सीरा वैक्सीन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन,
जो भी एसोसिएटेड हैं फ्रिंज एरियाज से, तो वहाँ से पूछे जाते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही मतलब स्कोरिंग है, इसको जनरली फार्मेसी में अपन इग्नोर कर देते हैं, उतना पढ़ते नहीं है। तो इसमें जैसे कि ये फर्स्ट एड हो गया, थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे, एक आध क्वेश्चन हिट हो गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिकेबल डिसीजेस हो गए, और ये जो भी इन्फेक्शन जैसे पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजन, ये जो भी चीजें हैं, ये जो भी डिसीजेस हैं इसमें कम्युनिटी फार्मेसी में, तो डिसीजेस के सबसे पहले अपने को कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए। कॉजेटिव एजेंट क्या, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हो रहा है, और उसके अलावा वो क्या सिम्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा बहुत यदि आइडिया रहे तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन मेनली अपने को इसमें सिम्टम और थोड़ा बहुत अपने को पॉजिटिव एजेंट याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जितने भी टीके लगते हैं बच्चों को, उन टीकों के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे डीपीटी हो गया, और भी जैसे इन्फ्लुएंजा के, मीजल्स के, जिन सबके जो भी टीके लगते हैं, तो उन टीकों में क्या रहता है, उनका कैसे स्टोरेज टेम्परेचर क्या रहता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल यदि पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा डिस्पेंसिंग फार्मेसी में स्टेरिलिटी टेस्टिंग, स्टेलाइजेशन, टेम्परेचर वगैरह थोड़ा बहुत याद रहे, ये माइक्रोबायोलॉजी में भी ये कवर हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और नेक्स्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है आप क्लासरूम में ही पढ़ेंगे, जो भी है, जो भी पढ़ाया जाएगा वो मोर देन सफिशिएंट है, आप एक्स्ट्रा पढ़ नहीं सकते इसको, अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है वैसे भी सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो बेटर ये रहेगा कि जो भी आपने क्लासरूम में पढ़ा उस पर आप कॉन्फिडेंस रखें। फार्माकोलॉजी में आपको जो भी है, एक तो ड्रग का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, और जो भी जैसे कि हार्मोन्स हो गए, ठीक है, तो हार्मोन्स वगैरह पे थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि हार्मोन्स कौन से कहाँ से कौन सा रिलीज होता है, और हार्मोन्स की कौन से एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट ड्रग कौन से हैं, वो सब हो गए, तो वो अपने को पता होना चाहिए। उसके अलावा मॉडर्निक अपने को मतलब ब्रॉड क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, कौन सा ड्रग क्या है, कहाँ काम करता है, तो इतना मेरे अपने को आइडिया होना चाहिए। उससे क्या है कि आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आते हैं, आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस में आपको जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, उसके जो भी है उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। आप इसको बेस्ट पढ़ने का तरीका ये है कि आप पास यदि जूरिस की बुक हो तो अच्छा है, नहीं तो डायरेक्ट आप गूगल पे टाइप करिए एक्ट, और उसके जो भी आउटलाइन है, ब्रॉड आउटलाइन है, चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को आप एक ए4 शीट पे उसको बना लीजिए पूरा। जैसे फार्मेसी एक्ट है, फार्मेसी एक्ट को आप 1 पेज पे पूरा बना लीजिए कि फार्मेसी एक्ट क्या है, उसमें कौन कौन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और फार्मेसी एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इसको थोड़ा सा एक पेज में बना लीजिए, एक पेज में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बना लीजिए, और इसी तरीके से मतलब जो भी अपने मेजर एक्ट्स हैं उनको लगभग 2-4 लाइन में तो बना लीजिए, लेकिन मेन फोकस अपना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ से अपने को 75 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको टारगेट करना चाहिए कि आपको 65 क्वेश्चन हिट करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई कट ऑफ जाता है इसका। जैसे कि मैं आपको अपना दिखाता हूँ, आपको अपना कट ऑफ दिखाता हूँ कि मेरा रिजल्ट कितना गया, तो कितने में सिलेक्शन हुआ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 81.52 मार्क्स आने पे मेरे को यहाँ पे मेरिट में सिलेक्शन हुआ है। तो देख पा रहे हैं कि आप ये कितना टफ है नॉर्मली कट ऑफ वाइज, लेकिन यदि आप देखेंगे पेपर को तो पेपर बहुत ही इजी रहता है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ले चलता हूँ पेपर वाले सेक्शन पे। तो दोस्तों वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि नहीं हो, तो अपन पेपर को 2-3 वीडियोस के सीरीज के थ्रू अपन कवर करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं ये ग्रुप 5 का पेपर है, ये हुआ था 28 दिसंबर 2020 को ये पेपर हुआ था, पिछला जो भी हुआ था। अब नेक्स्ट पता नहीं अब कब आएगा, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहिए तो चांसेस रहेंगे कि हो जाएगा। और जॉब इतना मतलब
ठीक ठाक है, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो भी रहती है फैसिलिटीज या जो भी ग्रेड पे वगैरह है, 2400 ग्रेड पे है ये अभी, तो ठीक है, उतना बुरा नहीं है। हाँ लेकिन देखा जाए बाकी और जॉब्स से जो कि इससे मतलब अच्छी हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में पीसीएस वगैरह के लेवल पे, वो तो फिर अलग चीजें हो गई, लेकिन फिर भी अपने जो भी फार्मेसी में स्टेट गवर्नमेंट में इजी पाने के हिसाब से देखा जाए तो ये मतलब ट्राई किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो विच ऑफ द, जैसे थोड़ा सा जूम करता हूं, तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नोन एज सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, मतलब जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे ना, वाटर साइकिल, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल, तो ये वहां से क्वेश्चन है। तो सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट फॉर्मेशन करता है, तो आप देख लीजिए ऑक्सीजन का कोई सेडिमेंट नहीं बनता है, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन कार्बन वगैरह का भी उस तरह से, जितना मतलब फास्फोरस जो है उसका सेडिमेंट्री साइकिल बनता है, तो वहां से हमने ये फास्फोरस सेलेक्ट किया था, ये ऑप्शन अपना सही था, ठीक है। और ऑक्सीजन, कार्बन वगैरह ये सेडिमेंट्री साइकिल जनरली इसको हम नहीं कंसीडर करते हैं। हालांकि ये साइकिल्स इतने ब्रॉड होते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी साइकिल किसी भी फॉर्मेट में जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम मतलब ब्रॉडली जैसे हम एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं बायोलॉजी की, तो उसमें अपन जनरली फास्फोरस को एक सेडिमेंट्री साइकिल में पढ़ते हैं। आगे यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं नेक्स्ट सीरीज में वीडियोस में मैं आपको साइकिल्स वगैरह भी थोड़ा बहुत आउटलाइन दे दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, जो कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। जनरली हम लोगों का मैथ बैकग्राउंड नहीं रहता, जो जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए काफ़ी इजी होएगा मे बी, ये वेक्टर्स को ज्वाइन करना है, तो मे बी ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन वगैरह बना के इसको कुछ सेट करना रहेगा क्वेश्चन, बट मेरे को ये नहीं बन रहा था, तो मैंने इसमें बस तुक्का लगाया था, गेस किया था, तो ये मेरा इसमें सही हो गया था, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर शायद इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इन द गिवन सेंटेंस, द वीडियो लीक ऑन द सोशल मीडिया वाज ब्लैंक स्पेस अटेम्प्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी टू गेन पॉपुलैरिटी। सो इसमें ये है कि जो इसमें जैसे कहना है क्वेश्चन का कि जो वीडियो लीक था सोशल मीडिया में, वो मतलब ये एक अपोजिशन पार्टी के द्वारा पॉपुलैरिटी गेन करने का एक मतलब प्रयास था, तो ये क्या इसमें लगाना है अपने को, कैसा प्रयास था, तो सेमलेस, सेमलेस मतलब इसमें कि उनको मतलब शर्म नहीं है, मतलब इस टाइप का हिंदी में आप जान लीजिए कि मतलब शर्म लज्जा नहीं है, उस हिसाब से उन्होंने इस तरह का प्रयास किया, तो इसलिए सेमलेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेमिंग वगैरह इसलिए नहीं होगा, सेमिंग यदि हम किसी को ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो सेमिंग मतलब ये कंटिन्यूअस टाइप का लग रहा है, तो मैंने उसको नहीं लगाया, मतलब एक इंट्यूजन बेस्ड पे है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश का नॉलेज नहीं चाहिए इसमें, लेकिन वही थोड़ा सा इंट्यूजन काम करता है गेस वर्क में। एग्जैक्ट आप जब तक इंग्लिश का ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, लेकिन हाँ क्योंकि अपन इंग्लिश पढ़ते रहते हैं थोड़ा बहुत, जो भी अपने कोर्स वर्क, ठीक है, उसमें हमारा सब भी बुक्स वगैरह सब फार्मेसी का इंग्लिश में ही होता है, तो उसमें देखते रहते हैं, तो ये इस तरह से देखा जाए तो अपन एक गेस कर सकते हैं, इजी था, ठीक है। उसके अलावा देखिए फिर ये मैथ्स का क्वेश्चन था, मैथ्स बहुत टफ था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये कि पॉजिटिव रूट ऑफ फंक्शन एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0, तो इसमें बाइसेक्शन मेथड से इसको निकालना था, टफ क्वेश्चन था, मैंने इसको गेस किया तो गलत हो गया, मे भी आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सिंपल क्वेश्चन था कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यदि कोई ए व्यक्ति है जो 10 दिन में कोई काम कर सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर करते हैं मतलब, और उनको 200 और 300 मिलते हैं, तो यदि काम कंप्लीट हो जाएगा तो कितने दिन में उनको मतलब यदि लगेगा पूरा जो भी है साथ में काम करने को। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा यदि आप रीजनिंग मैथ्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा एक्चुअली आपको जैसे पता ही होगा, मेरा इसमें मैथ्स में थोड़ा हाथ तंग है, तो मेरे को नहीं बनता, तो
मेरा गलत हो गया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स पावर कितना होता है? तो ये स्कूल बुक्स में रहता है जनरली, अपन 5वीं 6वीं के बुक्स में अवेलेबल रहता है, बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको भी आप इंडिविजुअल बेस पे मार सकते हैं इसका टिक, ये आपको याद नहीं हो तो भी। तो ये अपना सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैथ्स का है, जो कि वही तुक्के पे हो गया क्योंकि ये बनता नहीं है मैथ्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर मैथ्स का है, पैरामेट्रिक फॉर्म जो भी है उसको निकालना है। यदि t-2 लेके उसका इक्वेशन को सॉल्व करना है, यदि आपका बैकग्राउंड है। वैसे ये किया जा सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन इसको क्या है कि करने में टाइम लगेगा, इसलिए अपन ने इसको मिस कर दिया, छोड़ दिया। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था इधर, GI टैग हैज बीन अकॉर्डेड टू मध्य प्रदेश फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स? तो किस फूड प्रोडक्ट के लिए GI टैग ये मिला है? तो ये इजी क्वेश्चन है, ये बहुत न्यूज में था। तो ये रतलामी सेव इसका आंसर है। रतलाम वगैरह के एरिया से होंगे वो में भी जानते होंगे, या आसपास के एरिया से होंगे वो जानते होंगे। ये हिंदी का एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि हिंदी मतलब अपने स्टेट में भी हिंदी का नॉलेज आपको होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, तो अच्छा रहेगा, प्लस पॉइंट रहता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं मैक्स टू मैक्स इसमें हिंदी के। तो इसमें जैसे पराजय, पराभव और परामर्श शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो पराजय, तो इसमें सिंपल दिख रहा है, परा सिंपल, पराभव, परामर्श, तो ये सब सिंपल चीजें दिख रही हैं सामने, तो अपन इसमें परा लगा दिए, तो ये सही हो गया। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपल सा है, इसको डिवाइड करना है। तो आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4-5 मिनट लगेगा, यदि मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो भी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? तो सबसे बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल मतलब जो कि मतलब मैन मेड है, या फिर इंसानों ने बनाया है, जो कि नेचुरल नहीं है, जो नेचर ने नहीं बनाया है। तो जैसे तालाब देखिए, और तालाब एक्चुअली क्या है, ह्यूमन भी बना सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि तालाब जो है एक ऐसा इकोसिस्टम है कि वहाँ पे जो नेचुरल एजेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जो वहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं, वो एक क्या कहते हैं, बहुत ही उस तरह के इन्वायरमेंट में, स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं है। ह्यूमन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा है, हाँ उनको भले फीडिंग कर रहा होगा, बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहा होगा, लेकिन वहाँ एक तरह से देखा जाए तो एक उसमें नेचुरल इफेक्ट भी है, और नेचुरल एक इकोसिस्टम में कंसीडर हो सकता है। यदि हम इसको एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे आप देखते होंगे फ्रेंड्स, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को ये नहीं रहता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है क्या नहीं है, अपने को चूज करना रहता है बेस्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर यदि हम इसको एवेलुएट करें तो एक्वेरियम एक इजी आता है, क्योंकि एक्वेरियम मैन मेड है, एक्वेरियम स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। हम लोग जैसे एक्वेरियम्स बनाते हैं, जनरली ग्लासेस वगैरह के बॉक्सेस वगैरह में ऑक्सीजन वगैरह एरिएशन का सप्लाई करते हैं, फीड स्टॉक देते हैं, मछली खरीद के लाते हैं, उसको पालते हैं। तो एक तरह से ये कम्प्लीटली एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जैसे आपको पता होगा, इकोसिस्टम ये फिर से अभी ये स्कूल बुक्स का है, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है फार्मेसी का। ये अभी जनरली जो भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा मतलब तरह से कहा जाए तो एक इन्वायरमेंट है, जो कि जहाँ पे कि मतलब जो भी है जीव जंतु पर्यावरण जो भी है हमारा, एक मतलब एक तरह से साथ में रह रहे हैं, साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक उस तरह के सिस्टम को अपन बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, तो बहुत तरह के टाइप हो सकते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का था, तो इसमें आपको सिंपल है ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ABCD इस तरह से मतलब जो भी ये लेटर्स को आपको इनका नंबर याद रहेगा सीरीज, तो ये इजी पड़ेगा। ठीक है, ABCDEFGHIJK, तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अपन इसको फिर से यदि नेक्स्ट टाइम रहेगा तो अपन इसको आराम से करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें सिंपल रहता है, जैसे आप सारे जो भी लेटर रहते हैं A से Z तक, उसको आप नंबर याद कर लो,
जैसे ए नंबर 1 पे आएगा, बी नंबर 2 पे, उस तरह से याद कर लो और उसके बाद इस पूरा इसको लिख के इसमें देखो कि गैप कितने कितने का है, फिर गैप से निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे कि, तो इसमें देखिए इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को अपने को चूज करना है। तो इसमें देखिए 4, 10, 21, 46, 94। तो मैंने देखा कि इसमें, मैंने तो सिंपल देखा कि सब लोग ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, ये 21 जो है 2 से डिवाइड नहीं होएगा, तो मैंने इसको इस तरह से मार्क किया है, ठीक है। तो इस तरह से 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से हमने ये लगाया। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इंडिया में कौन सी जो जगह है वो वर्ली फोक पेंटिंग के लिए मतलब फेमस है। तो वर्ली एक, मतलब आपको यदि वर्ली नहीं पता होगा तो वर्ली एक मतलब एक एरिया भी है महाराष्ट्र में, तो थोड़ा बहुत यदि आइडिया हो तो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन मतलब देखा जाए तो मतलब फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए बहुत मतलब टफ पड़ेगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है वो अपन इसमें पढ़ते नहीं हैं, अपने फील्ड में है ही नहीं बिल्कुल। जो भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी वाले हैं उनके लिए ये रहता है, बट मेरे को जैसे क्या है कि मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में, मेरे को आइडिया था वर्ली फोक पेंटिंग के बारे में, मतलब जस्ट वर्ली नाम से मेरे को पता था कि ये जब महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन था इजी, तो हमने लगा दिया इसको। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर वाज बर्न इन खंडवा मध्य प्रदेश। तो खंडवा में कौन से गायक पैदा हुए थे, तो अब हमको इसमें कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगा सोनू निगम भी हो सकते हैं मे भी, लेकिन गलत हो गया इसका आंसर, इसका शान है आंसर। तो सिंगर जो भी शान है हमारे, तो खंडवा में पैदा हुए थे मध्य प्रदेश के। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो भी है इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करना है तो सबसे पहले, चेस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम प्लेड इन इंडिया एंड पर्सिया, फर्स्ट नंबर, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से मतलब ये दे रहा है ओवरव्यू को, ये चेस क्या है, मतलब ऐसे चेस से स्टार्ट किया है। तो अब उसके बाद देखना इट वाज फर्स्ट, तो जहाँ पे इट वगैरह लगाया है इसका मतलब कि ये पहले ही इसके बारे में कुछ बोल चुका है, उसके बाद ये इट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद इट लगाते हैं, फिर उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएंगे, ये सब बाद में आएंगे, तो जी एच जो है बाद में आएंगे, ठीक है, एफ के बाद, तो वो इजी था। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। तो राजस्थान में वर्षा का अभाव हमेशा रहता है, तो वर्षा का अभाव को बोलते हैं अनावृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है। तो अनावृष्टि ये इजी है, देखो सिंपल, इसको वो कर सकते हैं। बरसात मतलब पानी गिरना, अभेद मतलब जहाँ पे मतलब जाया नहीं जा सके, ठीक है। अकाट मतलब जिसको काटा नहीं जा सके, तो ये इजी एलिमिनेशन है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी एक था, बढ़िया सा। मोती मस्जिद इज आल्सो नोन एज पर्ल मॉस्क इज सिचुएटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रदेश ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो भी आप भोपाल पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि एमपी में जो भी है मॉस्क वगैरह सबसे ज्यादा भोपाल में ही आपको मिलेंगे, तो पॉसिबिलिटी उधर ही है। तो यदि आपको नहीं भी पता है तो भी आप लगा सकते हैं, और क्योंकि मैं तो भोपाल में रह चुका हूँ तो मुझे आइडिया था, तो मैंने इसको टिक किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फॉर्म ऑफ टू करेक्ट सेंटेंस बाय चेंजिंग द वर्ड इन बोल्ड। जो बोल्ड में लिखा है उसको हम एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन इसके लिए चूज करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्राइब ए प्रैक्टिकल स्किल यू इज लर्न इन ट्रेनिंग क्लास। सो यू इज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए लर्न लिखा है, लर्न मतलब आपने सीखा हुआ है, तो ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से पास्ट टेंस लग रहा है, या फिर जो भी मतलब बीत गया है, सीख चुके हो आप, जैसे लर्न। यहाँ पे इज नहीं लगा सकते, तो प्रेजेंट टेंस में लगता है, तो सिंपल लॉजिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया इसको हैव, ठीक है। अब हैज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हैज सी और ही में लगता है, ठीक है, आई वगैरह में, यू वगैरह में, ये फिर हैव लगता है, तो सिंपल सा है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी वाज फास्ट asleep बिकॉज ही डिडंट हैव a wink of sleep last night। तो स्वामी मतलब जल्दी सो गया क्योंकि उसको मतलब रात में उसको सोने को थोड़ा सा भी नहीं मिला उसको टाइम, ठीक है।
क्रिया व्यवहार की निरंतरता किस काल में होती है? तो क्रिया व्यवहार मतलब कोई भी काम है वो निरंतर मतलब कंटिन्यू किधर रहता है? तो वर्तमान में रहता है। भूत में तो जैसे बीत चुका है, भविष्य में मतलब होने वाला है, तो ये वर्तमान हो गया। सीधी इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक केमिस्ट्री का, स्कूल्स का है। तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट? तो इसको देखो, अब मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, मैंने कैसे कैलकुलेट किया। तो इसमें मॉलिक्यूल जैसे निकाला मैंने, तो मैंने सोचा कि ये सोडियम है, तो सोडियम में 2 लग रहे हैं, कार्बन का 1 हो गया, तो 3 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 3 6 हो गए, 3 ये 1 ये 4 और 2 सोडियम के, तो 6 हो गए। तो इस तरह से मैंने ये आइडिया लगाया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इस तरह से अपन ने निकाले, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे इज आल्सो प्रपोज्ड टू बी रीनेम्ड एज है। तो ये अटल बिहारी एक्सप्रेसवे ये रीनेम किया गया था अगस्त में। तो ये मेरा आंसर गलत हो गया था, तो मैंने लालजी चंबल एक्सप्रेसवे लगा दिया था। ये बहुत ही सिली मिस्टेक था, इसको मेरे को इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो ये जो भी है, इसको मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया भी था, लेकिन उस समय पे क्या हुआ था कि लालजी टंडन जी का देहांत हुआ था, जो कि वो यहाँ के एमपी के पूर्व राज्यपाल थे। तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा मैं भी इस चक्कर में मैं खा गया, तो ये गलत हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों के नियोजन पद रचना क्या कहलाती है? तो अब इसमें देखिए सिंपल सा है कि इसमें देखिए जहाँ पे भी काउंटिंग और ये सब लग जाए ना, मात्रा और ये सब जो कैलकुलेशन वगैरह, तो वो सब छंद वगैरह रहते हैं। अलंकार और रस वगैरह ये थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो ये एक एस्थेटिक एस्पेक्ट को, साहित्य के एस्थेटिक एस्पेक्ट को ज़्यादा शो करते हैं रादर देन काउंटिंग और ये कैलकुलेशंस वगैरह को। तो हिंदी में जैसे अपन देखते हैं, तो ये छंद एक आंसर इसका सही हो जाएगा, इजी था। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो रही है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फार्मेसी के क्वेश्चंस की, फार्मेसी के कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनके क्या आंसर्स थे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स।